एडमिनिस्ट्रेशन और आज हम बात करेंगे हमारे ज्योग्राफी के अगले टॉपिक पर जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है दैट इफ वी टॉकिंग अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनास को। तो शुरुआत हम करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की हमारे सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल से, जिसमें हम देखेंगे द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का सबसे पहले हम समझेंगे ओरिजिन, उसके बाद उस एटमॉस्फेयर के कुछ कंपोनेंट्स और उसका स्ट्रक्चर। तो अगर क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक्स की हम बात करें, इसके बेसिक्स में अगर हम एटमॉस्फेयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं तो फिर आगे जाकर के हमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम यहाँ पर समझेंगे। इस ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमको जो बेसिक बात समझनी है वो ये है कि जब हमारा जो अर्थ थी, जैसे हम बात करते हैं आज की, हम अगर बात करते हैं तो आज हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। लेकिन क्या जैसा एटमॉस्फेयर हमारा आज है वैसा ही तब भी था जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन शुरू हुआ था? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ते हैं, गैस थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक तरीके का देयर वाज अ टाइनी गैसियस बॉल, राइट, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस थी और जिसके अलग होने के बाद उनके रोटेशंस और उसके कूल डाउन होने की जो एक्टिविटी थी वो एक पूरी प्रोसेस हुई थी, जिसके बाद जाकर के अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स का जो है फॉर्मेशन हम मानते हैं, राइट। तो उस थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं और इनिशियली भी हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें हुआ ये था कि सबसे पहला जो स्टेज है हमारा, उसमें हम बोलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी ये दो गैसेस थी जो क्या थी, काफी ज्यादा लाइट ईयर थी, राइट, दे वर क्वाइट लाइट ईयर। तो हुआ ये कि ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर से स्केप आउट हो गई, ठीक है। स्केप आउट हो गई मतलब एक तरीके से क्या हुआ, इनकी हो गई डीगैसिंग, ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डीगैसिंग। डीगैसिंग इज अ फिनोमिना जब कभी भी एटमॉस्फेयर से कोई अमाउंट जो होता है किसी स्पेसिफिक गैस का वो स्केप आउट हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्योंकि लाइटर गैसेस थी तो स्केप आउट हो गई। अब इसके बाद जब ये दोनों गैसेस चली गई तो क्या हुआ, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमारी अर्थ पर हुई जिसकी वजह से हमारे अर्थ के इंटीरियर से कुछ गैसेस जो थी वो बाहर निकली और हमारे एटमॉस्फेयर में आकर मिली। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, अगर आप अंदाजा लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हो सकती है वो हो सकती है वोल्केनिज्म की, राइट। वोल्केनिज्म में क्या होता है, हम जानते हैं कि वोल्केनिज्म में अर्थ का जो इंटीरियर एरिया होता है, जैसे मेंटल होता है, मेंटल से मोल्टन लावा बाहर निकलता है। उस मोल्टन लावा के साथ साथ कुछ गैसेस भी जो थी वो बाहर निकली। उन कुछ गैसेस में से कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस की अगर हम बात करें तो उनमें से एक थी हमारी नाइट्रोजन, सल्फर, राइट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑर्गन, और उसके साथ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गैस जो हमारे लिए, गैस तो नहीं कहेंगे बट हाँ वाटर वेपर, राइट। इस तरीके से कुछ चीजें जो थी वो बाहर निकली, किसकी वजह से, वोल्केनिज्म की वजह से। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जो आज की अगर हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वाटर वेपर, राइट, ये जैसे कि अब आप देख रहे हैं आफ्टर दिस वोल्केनिज्म एक्टिविटी, राइट, इस वोल्केनिज्म एक्टिविटी के बाद हमारे एटमॉस्फेयर के जो आज के कंपोनेंट्स हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हमें बाहर नजर आने लगी, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, राइट। अब बात आती है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट गैस पर। सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है हमारी कौन सी, ऑक्सीजन, करेक्ट। तो ऑक्सीजन पे जब हम बात कर रहे हैं तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से आई, है ना, क्योंकि हमने तो कह दिया कि भाई वोल्केनिज्म एक्टिविटीज हुई, वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई, उससे नाइट्रोजन बाहर आ गई, सल्फर बाहर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, आर्गन बाहर आ गई, पर बाकी की जो हमारी ऑक्सीजन की जब हमने बात करी तो ऑक्सीजन कौन सी एक्टिविटी से बाहर आई, तो ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो आई थी हमारी थ्रू द respiration of an बैक्टीरिया,
ठीक है, रेस्पिरेशन एक्टिविटी हुई किसी बैक्टीरिया की। अब ये बैक्टीरिया कौन सा था? ये बैक्टीरिया था हमारा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इस साइनोबैक्टीरिया की जब रेस्पिरेशन एक्टिविटी होती है तब हमारे को एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है? O2, दैट इज ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। अच्छा, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल रेस्पिरेशन एक्टिविटी नहीं है, इट्स एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट ये हमको समझ में आया कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो करंट गैसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये सारी की सारी किस तरीके से बाहर आई हैं हमें पता चल गया। अब आगे बढ़े तो अब बात करते हैं कि भाई ये गैसेस तो अवेलेबल हैं, बट ये गैसेस किस अमाउंट में अवेलेबल हैं ये भी जानना थोड़ा सा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो हमारा जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर नेक्स्ट हेडिंग आता है वो आता है अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ गैसेस इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भले ही आपसे डायरेक्टली नंबर वाइज ना पूछे कि कौन सा गैस कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, किंतु आपको कभी कभी सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए दे सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा गैस है या इनमें से कौन सा गैस है जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है सबसे कम है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गैसेस हम कौन कौन सी देख रहे हैं और उसके बाद आपको एक छोटा सा ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप इसको काफी अच्छे से याद रख सकेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फिर आर्गन, आर्गन के बाद आती है हमारी CO2, CO2 के बाद आती है नियॉन, नियॉन के बाद आती है हीलियम और हीलियम के बाद आती है ओजोन, राइट, दैट्स O3। तो जब हम पूछ रहे हैं कि अब इनको हम याद कैसे रखें, है ना, तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप याद रखिए नो एक्ने हो, राइट। इसकी ट्रिक है नो एक्ने हो। तो N4 आपका हो गया नाइट्रोजन, O से हो गया ऑक्सीजन, A से आर्गन, C से CO2, N से नियॉन, Ne साथ में ले लीजिए तो नियॉन हो गया, H लिया तो हो गया हीलियम और O लिया तो हो गया ओजोन। इसको याद रखने का सबसे अच्छा एक तरीका और ये भी हो सकता है, भाई हम चाहते हैं कि सब कुछ आज का जो समय है उसमें सब कुछ काफी प्योर रहे, हेल्दी रहे, राइट। सो हेल्थ का जो सबसे बड़ा इंडिकेटर हम देख सकते हैं वो क्या होता है? स्किन भी एक हेल्थ इंडिकेटर होता है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्ने। तो आज के डेट में कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो स्किन है या उसकी जो बॉडी है वो अनहेल्दी रहे। सो उसका सबसे अच्छा ट्रिक जो हो गया इसको याद करने का वो ये हो गया कि नो एक्ने हो, मतलब हमें किसी भी तरीके के एक्ने नहीं चाहिए, है ना। तो इससे हमने याद कर लिया सबसे पहले तो सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को याद कर लिया। अब कभी भूले बिसरे अगर आपसे पूछ ले परसेंटेज या नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल है 78.08, ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है आपका 0.93%, ठीक है। इसके बाद 0.03 में आपका है कार्बन, उसके पीछे 0.0018% में है आपकी नियॉन, 0.0005% पर है हीलियम और 0.0006% पर है आपका ओजोन, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये एनसीईआरटी वाइज के जो फिगर्स हैं वो दिए हुए हैं, कुछ अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नंबर्स भी मिल सकते हैं। सो प्लीज डोंट कंफ्यूजन वहाँ पे उसमें कोई क्रिएट नहीं होता है, एनसीईआरटी के फिगर्स हैं इसलिए कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सीक्वेंस याद कर लिया और कुछ प्रपोर्शन आपको जो याद रखना है वो आप याद रख सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आ रहा है ये डायग्राम, ये डायग्राम एक्चुअली में है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। सो ये जो डायग्राम है ये हमें क्या दिखाता है, ये डायग्राम हमको दिखा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसको देख के हमको कुछ चीजें तो यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। जैसे सबसे पहली चीज हमें ये पता चल रही है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। हमने क्या किया है, स्टडी करने के उद्देश्य से हमने हमारे एटमॉस्फेयर को कुछ स्पेसिफिक लेयर्स में बांटा है। जैसे एक लेयर ये हो गई, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और ये है पांचवी एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो हमने बात की है, सबसे फर्स्ट लेयर हमने बोला है ट्रोपोस्फेयर को, सेकेंड नंबर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड नंबर है मेसोस्फेयर,
फोर्थ पे हमने रखा थर्मोस्फेयर को, और एक्सोस्फेयर को हमने दिया है नंबर 5। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर आपको पता है, एक तो सबसे पहली बात हमको जो पता है, हमने फंडामेंटल ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि हमारी जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, जियोइड शेप है ना। तो जियोइड शेप का एक जो हमको कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है वो ये है कि हमारी अर्थ इक्वेटर पर बल्जी है और पोल्स पर थोड़ी सी चपटी होती है, ठीक है। इसका मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है काफी हद तक। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होगा वो भी थिकनेस जो है उसकी वेरी करेगी, ठीक है। थिकनेस जो हमारे ट्रोपोस्फेयर की है वो वेरी करती है 13 से 18 किलोमीटर के बीच में। अब मैं आपको यहाँ पर दो फिगर्स दे रही हूँ, 13 और 18। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि 13 किलोमीटर की जो थिकनेस है वो पोल्स पर है और 18 किलोमीटर की हमारी इक्वेटर पर है, ठीक। इस तरीके से इसकी थिकनेस जो है वो वेरी कर रही है। फिर हमको ये पता है, जब हम आगे जाकर के क्लाइमेटोलॉजी में और थोड़ा सा हीट बजट और रेडिएशन जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमको और सी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जब भी कभी सूरज से हमारे पास वेव्स आती हैं, ठीक है, रेडिएशन वेव्स आती हैं, वो वेव्स हमेशा कौन सी फ्रिक्वेंसी की होती हैं, वो होती है शॉर्ट फ्रिक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है। तो जो लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं उनके लिए जो हमारे ट्रोपोस्फेयर है ना, ये एक तरीके से ट्रैप का काम करता है। ट्रैप का काम करता है मतलब क्या कर रहा है कि जो लॉन्ग वेव्स आ रही हैं, जिनकी जो लॉन्ग वेव्स हमारे पास सोलर रेडिएशन से आ रही हैं, उसको हमारा ट्रोपोस्फेयर ट्रैप कर लेता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो नॉर्मल हाइट हम बोल रहे हैं इसकी 13 to 18 किलोमीटर तक की जो रेंज है, उसमें क्या हो रहा है, हीट जो है वो बनी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि क्योंकि ये लॉन्ग वेव्स को ट्रैप कर रहा है तो हीट बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जब भी हम इसमें टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर वाइज अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, इस डायग्राम से आप देखोगे, राइट, टेम्परेचर वाइज अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो आपको दिख रहा है कि 20 से ये किधर जा रहा है, -20 की तरफ, इस तरफ जा रहा है, स्लोप इस तरफ है। यानी कि यहाँ नीचे वाले सेक्शन में जितना भी टेम्परेचर होगा, ऊपर जाने पर, हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर में फॉल आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है, कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग वेव्स हैं वो ट्रैप हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ, जिसकी वजह से हमारे जो सराउंडिंग्स है वहां पर काफी ज्यादा हीट जो है वो क्रिएट हो रहा है। बट हाइट बढ़ने पर ये जो हीट है ये कम होती जाती है, तो इसके कारण से यहाँ पर हमको टेम्परेचर डाउन होता दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि टेम्परेचर जो है डिक्लाइन होता है एज द हाइट इंक्रीजेस, राइट। सेकेंड लेयर की जब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, तो सेकेंड लेयर मैंने आपको बताया, डायग्राम में हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। जो सेकेंड लेयर है वो क्या है, वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। सो इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के साथ क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर पे जाने से पहले ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमको एक मिलता है, सॉरी यहाँ पे मिलेगा ट्रोपोपॉज, है ना। जो फर्स्ट लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है आपकी, उसके खत्म होने पर, मतलब जो भी लेयर रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी लेयर रहेगी उसके खत्म होने पर उसी के नाम के आगे आप लगा दो पॉज, ठीक है। तो क्या क्रिएट होता है भाई, ट्रोपोपॉज क्रिएट होता है। ट्रोपोपॉज एक तरीके से आपको एक स्टेबलाइज कंडीशन देने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप ऑल ऑफ अ सडन जब एक लेयर से दूसरी लेयर में जाए तो इतना ज्यादा आपको डिफरेंस जो है वो देखने को ना मिले। सो एज वी टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है अप टू 50 किलोमीटर्स तक की होती है, ठीक है। अप टू 50 किलोमीटर्स आपका क्या, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहां पर विस्तार है उसका। ओजोन जो लेयर है हमारी, है ना, ओजोन लेयर जो है हमारी, जिसको हम कहते हैं जीवन दायिनी हमारे लिए है, ओजोन लेयर, वो हमें मिलती है कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन छोटी सी, कि जो भी हमारे जेट प्लेन्स होते हैं, जेट एयरवेज होते हैं सारे के सारे, ये क्या करते हैं, जेट प्लेन्स जो है ये ट्रैवल करते हैं इसी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक। ये तो हो गई कुछ बातें। अब आगे बात करें इस लेयर के बारे में, तो जैसे हमने बताया ओजोन लेयर है ना।
ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर का काम क्या है, सूरज से आने वाली जो यूवी रेज होती है उनको ब्लॉक करना। इनडायरेक्टली क्या कर रही है, टेम्परेचर रोक रही है, मतलब ब्लॉक कर रही है, हीट को ब्लॉक कर रही है। हीट को ब्लॉक कर रही है तो सिंपल सी बात है कि एज द हाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस इन द स्ट्रेटोस्फेयर, एज सिंपल एज दैट। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में, डायग्राम से भी अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रोपोपॉज ने कुछ वक्त की एक स्टेबलाइज कंडीशन दे दी। ट्रोपोपॉज ने आपको यहाँ पर एक स्टेबलाइज कंडीशन दे दी। फिर आगे देखोगे आप, स्ट्रेटोस्फेयर में आप जा रहे हो तो -60 से टेम्परेचर वापस से 0 की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर एक सिंपल वाला जो आपको इंक्लिनेशन है वो दिखाई दे रहा है, जिससे आप ये समझ पा रहे हो कि स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद फिर आ गया स्ट्रेटोपॉज, एक स्टेबलाइज कंडीशन। फिर आ गया मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में भी क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो घट रहा है। अगेन मीजोपॉज एक स्टेबलाइज कंडीशन, और फिर थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बात करें अब हम हमारी थर्ड लेयर की। 2 लेयर्स हमने कवर की, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को हमने समझा। इसके बाद हमको क्या मिलता है, इसके बाद हमको मिलता है एक स्ट्रेटोपॉज, राइट। स्ट्रेटोपॉज के बाद आती है हमारी थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर जो है वो है हमारी मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर की जब हम बात कर रहे हैं, मीजोस्फेयर की जो थिकनेस होती है उसको अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली मीजोस्फेयर की जो थिकनेस है वो जा रही है हमारी 85 किलोमीटर्स तक के अबाउट। 50 to 85 किलोमीटर्स तक की जो रेंज है उसमें हमको मीजोस्फेयर मिल रही है ना। 50 to 85 किलोमीटर्स तक का जो हमारा एरिया है उसमें हमको मीजोस्फेयर मिल रहा है। मीजोस्फेयर में जो प्रॉपर्टीज होती है मीजोस्फेयर की, अगर उस पर बात की जाए तो मीजोस्फेयर में आपने देखा टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर जो है घट जाता है हाइट के बढ़ने पर। अच्छा, ये सडन डिक्लाइन क्यों हुआ होगा, कोई गेस करे तो उसका जो रीजन है वो ये है कि भाई इनके नीचे, जस्ट नीचे वाली जो लेयर थी स्ट्रेटोपॉज थी, जिसको हम अभी देख कर आए, ये क्या कर रही थी, स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें क्या हो रहा है कि वहां पर यूवी रेज ब्लॉक हो रही है। यूवी रेज ब्लॉक होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। मीजोस्फेयर के पास ऐसी कोई भी यूवी रे है ही नहीं, है ना, जिसको वो ब्लॉक करे, या ऐसा कोई भी वेवलेंथ वेव नहीं है जिसको वो ब्लॉक करे। तो जब वो ऐसा कुछ ब्लॉक नहीं करेगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखो कि भाई इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो उसका घट जा रहा है। ठीक, इसके घटने का रीजन मैंने आपको बताया कि ऑल ऑफ अ सडन वहां पर यूवी रेज जो है, क्योंकि नीचे वाली लेयर ब्लॉक कर रही है, मीजोस्फेयर के पास ऐसा कोई काम नहीं रह गया। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी आप जो देखोगे वो ये देखोगे कि 80 किलोमीटर की जो इसकी हाइट है, इसमें जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो है ये चला जाता है -100 डिग्री सेल्सियस के पास। ठीक, कितना कम है देख के समझ में आ रहा है। फिर जब ये लेयर खत्म होती है, राइट, ये लेयर खत्म होती है तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एक मीजोपॉज। और मीजोपॉज के बाद आती है हमारी अगली लेयर, जिसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर, या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं आइनोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर को देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक कैसे है मैं बता रही हूँ कि आइनोस्फेयर में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फ्री रेडिकली चार्ज आयंस है, पार्टिकल्स है ना। ये जो रेडिकल्स हैं हमारे पास, ये जो फ्री इलेक्ट्रिकली चार्ज हमारे पास आयंस है, आयंस की प्रेजेंस है। ठीक है, आयंस की प्रेजेंस क्या कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है। सीधी सी बात हो गई भाई, क्योंकि अगर ये चार्ज है ना, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, जो भी है, ये चार्ज आयंस है। अगर ये चार्ज आयंस है तो ये क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और थर्मोस्फेयर का थर्मो अगर लगा हुआ है तो भाई समझ में ही आ रहा है कि टेम्परेचर से रिलेटेड बात होगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद इस लेयर का जो एक और यूज हम देखते हैं वो ये होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन में, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन में जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हमारे यूज होते हैं उसमें क्या यूज होता है, उसमें हमारी ये आइनोस्फेयर यूज में आती है। इसके अलावा हाई एनर्जी रेज ये होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सूरज से आने वाली कोई हाई एनर्जी रे आई, ठीक, वो क्या करती है, वो इन आयंस को तोड़ देती है।
ठीक है, और ये आयंस जो हैं ये टूट करके नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, यहाँ पे थर्मोस्फेयर का जो बेसिक फंडा है वो यही ध्यान रखने वाला है कि एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसी थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आयंस है, प्लस रेडियो कम्युनिकेशन में इस एरिया का आप यूज करते हो। ठीक, तो ये होती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा एक जो हमारा एक्सोस्फेयर होता है जिस पे हम बात कर रहे थे, एक्सोस्फेयर बियॉन्ड 640 किलोमीटर, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, सी 640 to 690 जो भी मानो आप, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेकर के फिर आपका जो बाहर का पूरा रीजन है वो आपका एक्सोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो एक्सोस्फेयर में ऐसा कुछ होता नहीं है, इट्स अ वेरी रेडिफाइड रीजन, और बहुत कम जानकारी अभी तक हमको एक्सोस्फेयर के बारे में मिली है, मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक तरीके का स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पे हमको समझ में आता है। इसके अलावा इसी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्टरनेटिवली, राइट, एक बार टेम्परेचर फर्स्ट लेयर में हमारी टेम्परेचर डिक्लाइन, सेकेंड में इंक्रीज, थर्ड में फिर से डिक्लाइन, और फोर्थ में फिर से इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये जो गैप्स हैं अगर आप इसको देख रहे हो, दैट मीन्स फर्स्ट गैप हमने देखा जो ट्रोपोस्फेयर का पूरा रीजन है टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थर्ड आपका मेसोस्फेयर टेम्परेचर डिक्लाइन, फोर्थ आपका मेसोपॉज के बाद वाला जो थर्मोस्फेयर वाला रीजन उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक, इस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द एटमॉस्फेयर लुक्स लाइक, सॉर्ट ऑफ। इस तरीके से हम एटमॉस्फेयर के कुछ बेसिक्स को और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर की भी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, या फिर लेयर्स के नाम की रिगार्डिंग भी कभी कभी अगर बहुत ईजी क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से पूछना हो तो ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।